आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री और एपिसोड हमारा है सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं टर्म वन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है आपको। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है, वहाँ पे आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करूं। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तीसरी सह शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेख में एक वर्ड है मगान, उसका यूज बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये जो मगान शब्द था वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन में है ईरान, अरब, ओमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो वर्ड है ये ओमान के लिए यूज किया जाता था। और ओमान से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा ये लोगों का इनसे व्यापार होता था और जो यहाँ ओमान से क्या आता था, ओमान से तांबा आता था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजें याद रखिए ओमान से रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि हाजा पक्षी डैश से संबंधित है। देखिए प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से है। और जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चे घबरा गए थे क्योंकि ये याद नहीं करता कोई, बहुत डीप पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर आपको मिलेगी ये लाइन चैप्टर 1 में। तो हाजा पक्षी जो है वो मोर से संबंधित है। ठीक है, मोर से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे? बी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की जो लिपि थी, जिसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया, उसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 375 से 400 वर्ड जो थे, चिन्ह जो थे उसमें मिले हैं। ठीक है, 375 से 400 चिन्ह। अगला क्वेश्चन है इमेज वाला। आपको पता है कि आपके पेपर में एक इमेज वाला क्वेश्चन आता है जो कि 1 मार्क्स का आता है। तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये है पुरोहित राजा, याद रखिए पुरोहित राजा। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है जॉन मार्शल, एस एन राव, जनरल कनिंगम और इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिल जाएगा एस एन राव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस एन राव, ये इसके लिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा था कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था, ठीक है, उससे 3000 वर्ष उसे पीछे छोड़ा। तो ये भी एस एन राव के द्वारा ही लिखा गया था और इनकी पुस्तक जो थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसी पुस्तक में ये लिखा गया था। नेक्स्ट आपके सामने फिर से एक इमेज वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर की आपकी इमेज आएगी 1 मार्क्स में। तो ये मातृ देवी से रिलेटेड है, तो ये पेपर में आई हुई है। ठीक है, ये इमेज जो है ये कई बार आपके पेपर में पूछी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल माना जाता है? तो देखिए जॉन मार्शल का। क्यों? क्योंकि आपको पता है जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी और रघुलालदास बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और नेतृत्व इन्हीं का था, जॉन मार्शल का। ठीक है, तो इसलिए इनका जो काल है वो बड़े परिवर्तन का काल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, ये किसने लिखी है? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको वही अपना नेम लिख देना है और अपना आंसर लिख देना है और आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका आंसर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप डिस्क्रिप्शन में से देख के ना लिखें इसके आंसर। ठीक है, आंसर आपको एनसीईआरटी में से देख के ढूंढ के लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और क्रॉस चेक करने के लिए खुद को आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो कनिंगम थे, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की मोहर को लेकर कनिंगम को भ्रम हो गया था, क्या ये सही है? ये भी सही है, क्योंकि कनिंगम को भ्रम हो गया था। भ्रम क्या हुआ था कि वो ये जानने में असफल रहे थे कि ये मोहर जो है वो कितनी प्राचीन है, क्योंकि इन्होंने जब वो मुहर इनको जब दिखाई गई थी तो इन्होंने इसको उस कालखंड से जोड़ के बताया जिसके बारे में इनको जानकारी थी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बहुत प्राचीन है, ये हड़प्पाई काल की हो सकती है, उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। तो ये आपका यहाँ पे कथन भी बिल्कुल ठीक है और कारण भी ठीक है और इसको ऐसे सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मिलान कीजिए। अब देखिए मिलान वाले क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, बट यहाँ से 1 नंबर का एक फैक्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है या किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए नागेश्वर और बालाकोट जो है, यहाँ से शंख
शंख आती थी, ठीक है, शंख इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। शोरतुगाई जो कि अफगानिस्तान में है, आपको पता होगा, ठीक है। ये शोरतुगाई जो है यहाँ से क्या आता था, लाजवर्द जो मणि है जो कि नीले रंग का होता था, ये यहाँ से आता था, ये आपसे पूछा जा सकता है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। लोथल से जो कार्निनियल पत्थर वगैरह जो होता है ये आता था। और खेतड़ी जो है ये राजस्थान में है, और खेतड़ी से क्या आता था, तांबा आता था। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे मैप में भी पूछा जाता है, ठीक है। आपसे लोथल पूछ लेंगे, बताओ खेतड़ी कहाँ पे है, शोरतुगाई कहाँ पे है, नागेश्वर बालाकोट कहाँ है, ऐसे भी आपसे मैप में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पैसेज। पैसेज भी आपके पेपर में आता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए पैसेज को, आप वीडियो को पॉज करिए और पैसेज को पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे लंबे प्राप्त अभिलेख में कितने चिन्ह थे? तो आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है कि जो सबसे लंबा अभिलेख मिला था उसमें लगभग 26 चिन्ह थे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अपना बी जो है 26, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि हड़प्पा की लिपि डैश से डैश की ओर लिखी जाती है। देखिए दाई दाई का मतलब होता है राइट और बाई का मतलब होता है लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। अगर आपको हिंदी में दिक्कत है समझने में, दायां बायां नहीं समझते बहुत सारे, तो आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी ना दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट से लेफ्ट में लिखी जाती थी, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लो ये पेज है, तो इस पेज का लेफ्ट क्या होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, तो इधर से इधर की तरफ लिखी जाती थी, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। और नेक्स्ट आपके सामने खत्म हो गए हैं क्वेश्चन आज के। और ये आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, यहाँ पे एक डेली क्विज का ऑप्शन आपको मिलेगा, डेली क्विज नाम से एक ऑप्शन होगा उसके अंदर। अब वहाँ पे जाके कुछ एमसीक्यू आपके लिए टेस्ट डाले हुए हैं लास्ट ईयर के, आप उनको दे सकते हैं। और इस साल की जो एमसीक्यू क्विज है वो हमने डालने स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल साइंस का हमने 50 क्वेश्चन का एक सेट डाला है चैप्टर 1 का। जल्दी ही हम उसमें पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के आपको आगे के क्विज जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आगे के क्वेश्चन वहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो आपको वहाँ पे क्विज में जाके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। क्विज जो है बिल्कुल फ्री है, तो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है और वहाँ पे जाके अपना स्कोर भी आप साथ के साथ चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।